हेलो। मराठी थिएटर का इवोल्यूशन, ये टॉपिक सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज हम इसे एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। फोकस मार्क्स पर नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझने पर होगा। तो चलिए हम इस पूरे सफर को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई और आज जहाँ है वहां तक कैसे पहुंची। आई एम श्योर इसके एंड तक सारे डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे इसकी रूट्स से, यानी फोक ट्रेडिशन से। फिर देखेंगे कि लिखे हुए शब्दों ने इसे कैसे बदला, म्यूजिक ने इसमें कैसे एक नई जान डाली, कैसे ये आज़ादी की लड़ाई का एक हथियार बना, और आखिर में आज के मॉडर्न मराठी स्टेज तक का सब। ओके, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, हर बड़ी चीज की तरह मराठी थिएटर की जड़ें भी आम लोगों से जुड़ी हुई थीं। ये पैदा हुआ गांव के खुले मैदानों में, जहां लोग इकट्ठा होकर धार्मिक कहानियां देखते थे। और इन फोक ट्रेडिशंस में सबसे इंपॉर्टेंट था दशावतारा। बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म था जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानियां दिखाई जाती थी। समझ लीजिए, ये उस दौर का एंटरटेनमेंट भी था और कल्चर से जुड़ने का एक जरिया भी। लेकिन अभी तक ये आर्ट फॉर्म गांव के मैदानों तक ही सीमित था, थोड़ा बिखरा हुआ था। फिर एक इंसान आए जिन्होंने इस फोक आर्ट को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड रूप देने के बारे में सोचा, और वो थे विष्णुदास भावे। उन्होंने क्या किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने दशावतारा की आत्मा को जिंदा रखा, बस उसको एक नया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दे दिया। उन्होंने सीता स्वयंवर नाम का पहला ऑर्गेनाइज्ड प्ले स्टेज किया, और इसी एक कदम ने उन्हें फादर ऑफ मराठी थिएटर बना दिया। और हाँ, उस वक्त तंजौर के भोसले किंग्स ने भी इस आर्ट को काफी सपोर्ट किया। चलिए अब इस कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये थिएटर में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब तक जो सब कुछ इम्प्रोवाइजेशन पर चल रहा था, अब उसमें एंट्री हुई लिखे हुए शब्दों की, यानी स्क्रिप्ट की। पहले के नाटकों में स्पॉन्टेनियस डायलॉग हुआ करते थे, मतलब एक्टर्स को सिर्फ गाने के बोल पता होते थे, बाकी सारे डायलॉग्स ऑन द स्पॉट। इमेजिन कीजिए ये कितना चैलेंजिंग रहा होगा। हर शो अलग, सब कुछ एक्टर की हाजिर जवाबी पर डिपेंडेंट। एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या आप बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना तैयारी के एग्जाम दे सकते हैं? नहीं ना। जब जवाब पहले से तैयार ना हो तो कंसिस्टेंसी लाना मुश्किल होता है। बस थिएटर को एक सीरियस आर्ट फॉर्म बनाने के लिए एक लिखी हुई स्क्रिप्ट की जरूरत थी। और ये गेम चेंजिंग काम किया वीजे किरताने ने। साल 1861 में उन्होंने थोरले माधवराव पेशवे प्ले के लिए पहली पूरी स्क्रिप्ट लिखी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, अब कहानी में कंसिस्टेंसी थी, एक्टर्स को पता था क्या बोलना है। इसी एक चीज ने मराठी थिएटर को एक प्रोफेशनल आर्ट फॉर्म की तरफ बढ़ा दिया। अब कहानी में एंट्री होती है संगीत की। महाराष्ट्र की कला वैसे भी संगीत के बिना अधूरी है। ये वो दौर था जब ड्रामा और म्यूजिक एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए कि एक नया जॉनरा ही पैदा हो गया, जिसे हम कहते हैं संगीत नाटक। देखिए, उस जमाने में क्लासिकल म्यूजिक, खासकर ख्याल गायकी, काफी पॉपुलर हो रही थी। तो प्लेराइट्स ने सोचा, क्यों ना इस पॉपुलर म्यूजिक को ही नाटक का हिस्सा बना लिया जाए। और बस यही से संगीत नाटक की शुरुआत हुई। अब म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं था, वो स्टोरी को आगे बढ़ाता था। संगीत नाटक के दौर में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ थे अन्ना साहब किर्लोस्कर, जिनका प्ले संगीत शकुंतल सुपरहिट हुआ और इसने संगीत नाटक को घर घर तक पहुंचा दिया। और दूसरी तरफ गोविंद बल्लाल देवल, उन्होंने अपने प्ले शारदा के जरिए चाइल्ड मैरिज जैसे सोशल इशू पर एक जोरदार कमेंट किया। तो अब थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, समाज का आईना भी बन रहा था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये आईना एक हथियार बन गया। ये इंडिया की आज़ादी की लड़ाई का दौर था। देश में हर तरफ प्रोटेस्ट की आग थी। तो मराठी थिएटर इससे अछूता कैसे रहता? स्टेज अब सिर्फ कहानियों के लिए नहीं, पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल होने लगा। पर ब्रिटिश रूल के खिलाफ सीधे सीधे बोलना तो काफी रिस्की था। तो प्लेराइट्स ने एक ब्रिलियंट आइडिया निकाला। उन्होंने पौराणिक और हिस्टोरिकल स्टोरीज का सहारा लिया और उनके जरिए अपनी बात कही। इसे कहते हैं मेटाफोरिकल ड्रामा, मतलब कहानी कुछ और इशारा कहीं और। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है कृष्णजी प्रभाकर खादिलकर का प्ले कीचकवध। देखने में तो ये महाभारत की स्टोरी थी, पर ऑडियंस सब समझ रही थी। हेल्पलेस द्रौपदी कौन थी? हमारा देश, भारत माता। और विलन कीचका, वो था उस वक्त का वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। मतलब सोचिए कितनी स्मार्ट तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। थिएटर की असली पावर यही थी।
और अब हम आते हैं आज़ादी के बाद के दौर में, यानी मॉडर्न मराठी स्टेज की तरफ। इस दौर में थिएटर में नए आइडियाज आए, नई कहानियां आईं और साथ ही नाटक दिखाने की जगह भी बदल गई। इस दौर में कुसुमाग्रज के नाटक सम्राट और विजय तेंदुलकर के घाशीराम कोतवाल जैसे लेजेंडरी प्लेज लिखे गए। इन प्लेज ने मराठी थिएटर को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई और साथ ही अब प्लेज खुले मैदानों से बंद थिएटर्स में शिफ्ट हो गए। मुंबई में प्ले हाउस, रिपॉन, विक्टोरिया जैसे थिएटर्स बने। इससे थिएटर और भी प्रोफेशनल हो गया। तो अगर इस पूरे सफर को हम जल्दी से रिकैप करें, ये दशावतारा के फोक रूट से शुरू हुआ। विष्णुदास भावे ने इसे एक शेप दिया, कीर्तने ने इसे स्क्रिप्ट दी, किर्लोस्कर और देवल ने इसमें संगीत और सोशल मैसेज डाला, खादिलकर ने इसे एक हथियार बनाया और तेंदुलकर जैसे राइटर्स ने इसे मॉडर्न बुलंदियों तक पहुंचाया। ये पूरी जर्नी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। कोई भी आर्ट अपने वक्त के समाज को कैसे रिफ्लेक्ट करती है? जैसे जैसे सोसाइटी बदली, थिएटर का रूप और मकसद भी बदलता गया। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये हमारी सोसाइटी का एक जिंदा जागता आईना है। तो कैसा लगा आपको ये सफर? इस पूरी कहानी में आपको सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा कौन सा लगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो पूछने में झिझकिएगा मत, और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।